हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर आपने लास्ट क्लास में कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट सीखा। सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें प्लस माइनस विद रीजन आपने सब सीखा। अज्यूम ये क्लास देखने से पहले आपने लास्ट क्लास अच्छे से रिवाइज करी, फॉर्मेट जो आपने कॉपी में लिखा उसको एक बार याद किया, क्योंकि आज की क्लास में आपके सीएफओ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आज हम सीएफओ एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीएफआई एंड करेंगे, ट्राई करेंगे सीएफआई एंड करने का, अगर एक क्लास या दो क्लास में जैसे भी होता है, फिर सीएफएफ एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव तीनों के क्वेश्चंस। तो सर आज का हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चंस कराने इस क्लास में मुझे सीएफओ के, और सीएफओ कंप्लीट करेंगे सिर्फ सीएफओ। एक रिक्वेस्ट पहली कर देता हूं, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, गला थोड़ा सा खराब है, आवाज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, थोड़ा सा वॉल्यूम अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं ट्राई करूंगा जितना सही से पढ़ा पाऊं उतना सही से पढ़ाऊं। चलिए जी, बिना टाइम पास करे, जिसने कैश फ्लो का फॉर्मेट रिवाइज नहीं किया प्लीज पॉज करो, कॉपी खोलो, पेज पलटो, जो आपने फॉर्मेट लिखा उसको रिवाइज करो, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करो। आइए जी सीधा, जिनको आता है फॉर्मेट उनके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो। चलो आयो भाई, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो सर देखो आराम से फोकस करना। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है, एज आपको सिखाया गया है जैसे क्लास वाइज वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनता है सर वर्किंग नोट वन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये आता कैसे है, ये आता था सर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सर आपने जब क्वेश्चन पढ़ा आपको पी एंड एल दिखा होगा, सर वो हम देखते हैं, करंट माइनस प्रीवियस, 3 माइनस 2, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1 लाख। बताओ जी कोई दिक्कत। अब अगर आपको फॉर्मेटेड याद है, फॉर्मेट्स अच्छे से याद है, 3 डिविडेंड ऐड होते हैं, प्रपोज्ड, प्रीवियस ईयर, इंटरिम और साथ साथ प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने क्वेश्चन में झांका, अच्छे से झांका, मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या कह सकते हैं। चौथा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड होता है क्या, नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड माइनस होता है क्या, नहीं है। कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, नहीं है। जब कुछ भी नहीं है भैया, तो यही आपका निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज आप भी साथ साथ लिख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना निकल के आ गया, 1 लाख। सबसे पहले टॉप पे वर्किंग नोट वन बनाया जाएगा, उसके बाद आप लिखोगे भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, CFS, ACC। भैया आपको पता है, 12th के बच्चे हो, फाइनल्स में लिखोगे, बोर्ड्स में लिखोगे, प्री बोर्ड्स में लिखोगे, आपको हमेशा फुल फॉर्म्स लिखनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड आप पूरा लिखोगे। नंबर 1 क्या निकालना है जी हमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डाउट जी, चले आगे। सर आपको फॉर्मेट याद है, स्टार्ट कहां से होता है जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां से आया सर ये वर्किंग नोट वन से आया, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। देखो जी कितना आया, सर वो अमाउंट आया 1 लाख। एक और बात तुम्हें पता है, 2 बुक्स में से पढ़ते आ रहे हो, ये भी पता है कि भैया 1 लाख रुपए, एल के ये सब यूज नहीं करना भैया, अपने को जीरो लगाना है। करेक्ट है, तो डिटेल्स में लिखते जाओ, कोई डाउट। आगे चलो। सर अज्यूम्ड आप याद करके आए हो फॉर्मेट, बार बार इसलिए चीज बोल रहा हूं, फॉर्मेट नहीं याद है ये क्लास आपके काम की नहीं है, प्लीज जाओ वो फॉर्मेट याद करके आओ, उसके बाद क्लास में आना। आ जाओ भाई जिनको फॉर्मेट याद है। प्लस कहते हैं जी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या प्लस कहते हैं जी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर पहला नाम आता है डेप्रीसिएशन। ढूंढते हैं जी अपने क्वेश्चन में, देखो बार बार। अच्छा कैश फ्लो में एक दिक्कत क्या होगी, क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, तो आपको बीच में लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, नहीं दिक्कत लगती तो पीछे जाके एक बार वापस से क्वेश्चन को देखना। चलो सर यहाँ पे ना एक चीज गिवन है तीसरे नंबर पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसकी वैल्यू 3 लाख से 320 हो रही है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा की हुई चीजें। पिछले साल तक डेप्रीसिएशन 3 लाख था, इस साल 320 हो गया टोटल, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 20,000 का डेप्रीसिएशन लगा है। तो प्लीज लिखो सर डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द करेंट ईयर 20,000। आप फुल फॉर्म लिखोगे, बार बार ये चीज बता रहा हूं।
कोई दिक्कत। नंबर 2 सर, नंबर 2 पे आता है अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन गिवन तो है नहीं, तो दिमाग ऐसे चलाओ, अमोर्टाइजेशन कौन से एसेट्स पे लगता है सर? इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। मैंने देखा जी कोई इंटेंजिबल एसेट है? बिल्कुल है। सेकंड लास्ट नाम गिवन है गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू देखते हैं बढ़ रही है कम हो रही है। गुडविल की वैल्यू 2 लाख से 1,60,000 हो रही है, मतलब 40,000 से कम हो रही है। या किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होना, तो प्लीज लिखो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमाउंट डालो 40,000। बताओ जी डाउट। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 40। अगले नाम लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, मेरे को कहीं नहीं दिखा। इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरे को कहीं नहीं दिखा, कोई लोन ही नहीं है। फिर आपकी हेडिंग बनती है अगली वाली, बनाओ जी। देखो जो चीज नहीं है उसको इग्नोर, हेडिंग्स बना बना के चलो। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लिखो जी माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। चले सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 4 नाम जो आपको याद कराए थे, वही 4 नाम। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। चारों में से कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो कोई नहीं यार, हेडिंग बना दो, आगे छोड़ो। लिखो अगली हेडिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। भैया जल्दी मैं उस शॉर्टकट यूज करूंगा, आप नहीं करोगे। अब जो भी फाइनल अमाउंट आता है वो फाइनल अमाउंट के साइड में बाहर लिखोगे। 1 लाख प्लस 20 प्लस 40, अमाउंट लिखो 1,60,000। लिख लो भैया अमाउंट 1,60,000। कोई दिक्कत, चल सकते हैं सर आगे। आगे 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 हेडिंग प्लस कहते हैं जी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। माइनस कहते हैं जी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। देखो वापस से वही चीज बोलूंगा, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, आप भी अभी प्रैक्टिस करो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में पूरा इंग्लिश में लिखना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट। प्लीज समझते हो इस बात को? आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं। वापस से सारी चीजें पढ़ूंगा आपके लिए। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L हो चुका है। अगला नाम बिल रिसीवेबल। सर बिल रिसीवेबल आपके लिए करंट एसेट होता है। अब देखो बिल रिसीवेबल 140 से 180 हो रहा है, 40,000 से बढ़ रहा है, सर करंट एसेट बढ़ रहा है। ओहो हो, तो इसके नीचे आप लिखोगे बिल रिसीवेबल 40,000, और ये माइनस में होना चाहिए, तो सर आपका नेगेटिव में अमाउंट निकल के आएगा। बताओ जी कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट नाम आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम डेप्री ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला नाम आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपके लिए लाइबिलिटी। देखिए जी ये बढ़ रही है 24,000 से। सर करंट लाइबिलिटी का बढ़ना यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। लिखो जी लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट डालो 24,000। बढ़ रही है तो जी प्लस होगा, मैंने प्लस में लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 24। इसलिए इन दोनों हेडिंग्स के नीचे 2-2 3-3 लाइन का गैप छोड़ना, जिसमें अमाउंट्स आएंगे आपके। देखो पहली क्लास है जिसमें आप फॉर्मेटेड चीजें बनाना सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दो, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। क्लास के बाद 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और मजेदार वाली बात है, और आराम से आपको चीजें समझ आएंगी। आओ जी आगे चले। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में कोई खर्चा कर रखा है आपके लिए एसेट है, एडवांस में कुछ भी पे करना एसेट है। सर ये इंक्रीज नहीं सर, ये डिक्रीज हो रहा है 2000 से, डिक्रीज तो सर करंट एसेट कहिएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट डाल देते हैं जी 2000। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट डाल देते हैं जी 2000 प्लस में। अगला गुडविल हो चुका है। लास्ट नाम इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री करंट एसेट है, 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो सर करंट एसेट का बढ़ना यहाँ पे आएगा। लिखो यार इन्वेंट्री 40,000 नेगेटिव। लो भैया लास्ट में आता है इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, है ही नहीं मेरे पास, क्या कर सकते हैं? तो आओ भाई फाइनल आंसर निकाल लो। आपका पॉजिटिव आएगा नेट बैलेंस, कैसे निकालते हैं? 160 में ये चीजें प्लस माइनस, 1,60,000 प्लस 24,000 प्लस 2,000 माइनस 80,000। आंसर लिखो बेटा 1,06,000, और ये पॉजिटिव है तो याद रखना आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया CFO, आप पूरा लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव होता तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लीज इसको आराम से नोट करना, आराम से नोट करो, मेरे को पॉज करके इसको आराम से नोट करना। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो।
आज भाई स्क्रीन पे अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, छोटा सा ही क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले वर्किंग नोट 1 पे आते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर करंट ईयर गिवन है 1,10,000 माइनस प्रीवियस ईयर है 1,20,000, तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा 10,000। अब देखो एक बात सुनो मेरी, बच्चा कहता भैया इसको फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मत लिखो, नेट लॉस लिखो। तो बेटा इतना दिमाग मत लगाओ, फॉर्मेट में चलो, नेट प्रॉफिट लिखो, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट को नेगेटिव में शो किया है, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि आप उसको लॉस मान रहे हो। पॉइंट समझ आया? तो फालतू दिमाग नहीं लगाना। मैंने चेक किए तीनों तरीके के, कोई भी डिविडेंड नहीं है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, कोई रिफंड नहीं, कोई रिजर्व नहीं, तो प्लीज सीधा लिखो, यही आपका निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लीज इसको नेगेटिव में 10 लिखना, नेट लॉस वर्ड वगैरह यूज मत करो। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या है, लॉस। आ जाओ भाई यहाँ पे पुट करो 10,000 नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख दो जी वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल के लाए हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव का 10, बेसिकली वो आपके लिए लॉस है। चले सर नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग मत भूलना भैया, प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। प्लस क्या करेंगे जी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहला नाम डेप्रीसिएशन, मैं ढूंढने निकला, मेरे को डेप्रीसिएशन नहीं दिखा। मैं अगला नाम अमोर्टाइजेशन, बच्चा कहेगा गुडविल है, तो बेटा एक बात बता, थर्ड लास्ट नाम गुडविल की बने, गुडविल की वैल्यू आप देखो इंक्रीज हो रही है 76 से 80। यार अमोर्टाइजेशन का मतलब तो होता था वैल्यू कम होना, वैल्यू कम तो हो ही नहीं रही, बढ़ रही है, तो भैया ये इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ये हम अज्यूम करेंगे परचेज ऑफ एसेट, ये CFI का पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ अमोर्टाइजेशन आता है, मतलब वैल्यू कम होनी चाहिए, कम तो नहीं हो रही, तो अमोर्टाइजेशन भी नहीं है। तीसरा नाम लॉस ऑन सेल, कहीं नहीं दिखा। चौथा इंटरेस्ट ऑन लोन, कहीं नहीं दिखा। अरे कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, अगली हेडिंग पे आओ, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आराम से देखो, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, चारों में से कुछ भी नहीं है। अरे सर कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या करना है, कोई बात नहीं, अगली हेडिंग पे आ जाओ, लिखो भाई लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो भाई फटाफट लिखते हैं यार। अब आपको एक चीज पता है, ये जो हेडिंग है इसका टोटल अमाउंट आप इसके इस साइड में लिखोगे, क्यों भैया? सर ये हमारा डिटेल्स का कॉलम है, ये हमारे फाइनल अमाउंट्स का कॉलम है, जो भी CFO CFI CFF का टोटल आएगा, एंड एट लास्ट जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, अलग से बाहर की साइड लिखो हाईलाइटेड, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो चेक करना। आपके आंसर सही है, टिक टिक टिक, 6 नंबर खत्म, करेक्ट। आ जाओ आगे आओ भाई, आगे अगली हेडिंग बनाते हैं, प्लस करंट एसेट का डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, दो तीन लाइनों की जगह छोड़ी, माइनस करंट एसेट का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज। चीजें फटाफट करते हैं यार। पहला नाम P&L डन, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मतलब करंट एसेट है आपके लिए, भैया इसकी वैल्यू मुझे कम होती नजर आ रही है 12,000 से। आओ यार, ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000 से कम हो रहे हैं, पॉजिटिव में लिख दिए। अगला नाम आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी है जी, करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू 18,000 से कम हो रही है, कम हो रही है, तो इधर आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 से जी कम हो रही है, लिख दिया भैया नेगेटिव 18,000। आगे चलो भाई, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, वो करंट एसेट नहीं होता, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है, नॉन करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में कुछ पे किया, करंट एसेट है जी, इसकी वैल्यू आपको इंक्रीज होती नजर आ रही है 4,000 से, तो लिखो यार प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 नेगेटिव। आगे ट्रेड पेबल आपके लिए करंट लाइबिलिटी है, इसकी वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है, लिखो भैया ट्रेड पेबल नेगेटिव 26, सॉरी 12,000 से कम हो रही है, तो लिखो भैया 12 नेगेटिव। लो भैया अपना आंसर निकाल देते हैं। अब देखो आंसर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो आप प्लीज लिखना कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यूज का मतलब है पैसा लगा है नेट में, नेगेटिव गया है, इसलिए आप यूज वर्ड यूज करोगे। आंसर निकाल देते हैं भाई, माइनस का 10,000 प्लस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 4,000 माइनस 12,000, लिखो भैया 32,000 नेगेटिव आ गया आपका CFO, बोले तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताओ जी, इजी भाई, फॉर्मेटेड चीजें हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन कुछ चीजें होंगी, कुछ नहीं होंगी, जैसे आज इनके अंदर कुछ भी नहीं था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, चीजों को याद रखो, हर चीज आपको थाली में परोस के नहीं दी जाएगी, भैया ये रहा डेप्री, ये रहा अमोर्टाइजेशन, खुद निकाल के लाओ, खुद ढूंढना सीखो। तो यही काम कैश फ्लो को मुश्किल क्यों कहा जाता है, फॉर्मेट याद हर किसी को हो जाता है, ढूंढना नहीं आता। तो भैया जितनी भी क्लासेस होंगी, 6 7 8 क्लासेस टोटल कैश फ्लो की, आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि उसको ढूंढ के लाना कैसे।
फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, कितना ही समझ लो, कितना ही चीजों का बेसिक नॉलेज या उसके एग्जांपल से चीजों को याद रखो, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा फॉर्मेट। तो प्लीज फॉर्मेट याद करो, साथ साथ चलते जाओ। चलो भाई इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। चले जी, पढ़ लिया आपने अपना क्वेश्चन, तो आ जाओ भाई स्क्रीन पे फटाफट से। देखो जिस लाइन में आप अटकोगे पहले उस लाइन की बात करता हूं। आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम्स, कुछ आइटम्स है उसके बाद का प्रॉफिट है बट बिफोर टैक्स। तो इस क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख। अगर यहाँ पे टैक्स गिवन होता तो भी मैं ऐड बैक नहीं करता। क्यों ऐड बैक नहीं करता? ऑलरेडी बिफोर टैक्स है भाई। आफ्टर टैक्स होता तभी तो एक स्टेप ऐड बैक करके बिफोर टैक्स पे आते हो। उसने ऑलरेडी बिफोर टैक्स बता के रखा, तो टैक्स से कोई मतलब नहीं। बच्चा कहते उसको ऑल्टर करें क्या? नहीं, रहने दो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम वाले डब्बे में देखो, क्या कोई 3 डिविडेंड है? प्रपोज्ड प्रेफरेंस इंटरिम नहीं है। क्या इनकम टैक्स रिफंडेड है? टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। होती तो भी अपने को मतलब नहीं, क्योंकि बिफोर टैक्स 2.5 लाख गिवन है। आगे चलो, क्या ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है? हाँ सर, कोई रिजर्व तो हमें दिखा है। थर्ड पॉइंट में लिखा था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो प्लीज लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना गिवन है सर? ये आपको गिवन है 70,000। तो प्लीज यहां से अब निकालो अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अमाउंट डालो 3,20,000। तो बच्चा सुनो ध्यान से बात को, यहाँ पे टैक्स के लिए जो भी लिखा हुआ है बिफोर टैक्स, तो टैक्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम्स है, ये आइटम्स के बाद का प्रॉफिट है। उनमें से एक आइटम तो रिजर्व भी है ना, जो हमारे फॉर्मेट का पार्ट है, तो मैंने डाल दिया। अब इधर आओ, वर्किंग नोट 1 से निकल के आया 3,20,000, चिपका दो भैया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश फ्लो सीएफओ के अंदर पहली चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 चिपकाओ 3,20,000। लिखो भी फटाफट साथ साथ। चलें आगे। चल अगली हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, क्या बनती है सर? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहला नाम क्या होता है? क्या? डेप्रीसिएशन। तो आओ सर क्वेश्चन में देखे जरा डेप्रीसिएशन है कि नहीं है। आपको मिला होगा जो पहला डब्बा है उसी के अंदर पहला नाम डेप्रीसिएशन है यार। तो आओ लिखे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। भैया आप लोग पूरा लिखोगे, बोल चुका हूं इस चीज को। अमाउंट डालो 1 लाख, डाल दिया। सर दूसरा नाम आता है अमोर्टाइजेशन। तो सर देखो दूसरा नाम ही आपको अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मिल गया। तो लो भैया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग फुल लिखते जाना। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 50,000। डाउट? तीसरा नाम लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। ढूंढो भाई, लॉस 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 नहीं है, लॉस कोई बात नहीं। अच्छा, चौथा नाम इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई बात नहीं। चलो यार आगे नेक्स्ट हेडिंग, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। माइनस में लिखो भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहला नाम रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तीनों इनकम में से कुछ नहीं है, इग्नोर। लेकिन गेन ऑन सेल मिला ना? मिला, बिल्कुल मिला। तो आओ भाई पहले डब्बे के अंदर ही लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। जो भी आपको लिखना हो पूरा लिख देना। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, पूरा आप लिखो 30,000। प्लीज ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि नेगेटिव के साथ। खत्म। नेक्स्ट हेडिंग पे आओ बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां पे अपना अमाउंट निकाल के लिखते हैं फाइनल। 3,20 प्लस 1 4,20, 4,70, 30, 4,40। रिकन्फर्म कर लेते हैं भैया। 3,20 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 30,000। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट 4,40। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात बताओ ना, पहले क्वेश्चन से लेकर तीसरे दूसरे पे जिस पे भी मैं हूँ अभी तक किया क्या? एक फॉर्मेट फॉलो किया, चीजों को ढूंढा, चिपकाया और कुछ नहीं किया। तो प्लीज देखो आसान, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, याद करोगे, बात मानोगे, कैश फ्लो जैसा चैप्टर भी आसान हो सकता है भैया। नहीं मानोगे तो यार कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तो प्लीज आओ साथ साथ लिखो अगली चीज, प्लस करंट एसेट का डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज। 2-3 लाइनें छोड़ो, माइनस करंट एसेट का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज। चले जी आगे चल दे, आ जाओ फिर, चलो यार, चलो चलो चलो।
सर आपको यहाँ पे दिखेगा पहले डब्बे में तो सब हो चुका है, दूसरे डब्बे पे आओ, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है सर, इनकी वैल्यू 10,000 से बढ़ रही है, बढ़ रही है तो सर यहाँ लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 नेगेटिव। आगे चलो भाई, ट्रेड पेबल्स वैल्यू 50,000 से कम हो रही है, कम हो रही है तो यहाँ लिखो यार, क्या था, ट्रेड पेबल्स लिखो भाई 50,000 नेगेटिव। आगे चलो भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में कोई खर्चा पे किया, एसेट है जी, इसकी वैल्यू 20,000 से कम हो रही है तो यार यहाँ पे आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 पॉजिटिव। लास्ट चीज भूलना मत, इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर आता है या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर आता है ही नहीं अपने पास, तो अपन क्या करें, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्वेश्चन की गलती, हम तो अपना आंसर निकालेंगे। पॉजिटिव आएगा तो प्लीज लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तुम लोग फुल फॉर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ भैया। चलो प्लस 20,000 माइनस 50 माइनस 10, आंसर लिख दो बेटा, 4 लाख रुपए आपका निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आराम से इसको नोट करो। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपका कैश फ्लो सीएफओ मेजर चीजें खत्म। उस क्वेश्चन की खासियत है उसमें एक दो नई अजम्पशन आपको सिखाऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया सीएफओ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज इसको फटाफट नोट करो। चलो नोट करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। बहुत सारे आइटम्स है बेटा, आराम से पढ़ते चलना। चले भाई, कर लिया रीड, तो आओ भाई स्क्रीन पे आओ फटाफट से। सबसे पहला काम, वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है भाई, भैया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो देखो पीएनएल का बैलेंस आपको दिखा होगा, अब इसमें गेम क्या है, करंट ईयर गिवन है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ 70,000 करंट ईयर है, माइनस प्रीवियस ईयर माइनस का 60,000 है। ओ तो एक कैंसल आउट होकर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो प्लीज लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,30,000, लिखो भाई लिखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,30। चले सर, तीन बातें पे बात करूंगा, आप ध्यान से अपने क्वेश्चन में देखना। क्या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इन तीनों में से कोई डिविडेंड है? मैं कहा मैं भी चेक कर लेता हूं भाई, मेरे को कोई डिविडेंड नहीं दिखा, इग्नोर है ही नहीं, तो क्या कर सकता हूं, चौथा नाम प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ढूंढते हैं भाई, नहीं मिला। पांचवा नाम इनकम टैक्स रिफंडेड, नहीं मिला। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है। पहला नाम देखना जनरल रिजर्व आपको गिवन है और रिजर्व आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 50 से, तो प्लीज लिखो प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 और यहां से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया 1,80,000। लो भैया गेम खत्म। कोई डाउट करो चेक भाई, जो नाम गिनवाए थे, जो नाम आपको सिखाए हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चले आगे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिखो भैया 1,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो मैंने हेडिंग मिटाई थी, तुम प्लीज वापस से लिखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला नाम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 180, पहली हेडिंग प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, प्लीज यहां तक लिखो और मेरा वेट करो। देखो लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए लिखने का टाइम दे रहा हूं। चले पक्का लिख लिया, अब गेम में आएगा मजा। मजा क्यों, एक एक चीज कैसे छांट छांट के लेके आता हूं आपके लिए, आपको दिखेगा सिंपली कुछ गिवन नहीं है। तो सर पहला नाम इसमें क्या आता है, सर पहला नाम तो डेप्रीसिएशन आता है। बच्चे ने अपनी पूरी आंख दौड़ा ली, बच्चे को डेप्री कहीं नहीं मिला, तो देखो हिंट मैं देता हूं, डेप्रीसिएशन कौन से एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल की इंटेंजिबल? भैया टेंजिबल पे लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। तो सर क्या कोई टेंजिबल एसेट दिख रहा है? बच्चे ने आंख लड़ाई, मशीनरी दिखा दिखा दिखा, भैया नॉन करंट एसेट में मशीनरी दिखा, मशीन की वैल्यू चेक करो, मशीन की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है 40,000 से। यार मशीन की वैल्यू गिर क्यों रही है, मतलब या तो दो रीजन हो सकते हैं, ध्यान से देखो, कुछ अच्छी बातें सिखाऊंगा आगे भी काम आएगी, ये चीज रिपीट वापस से करूंगा। किसी भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू अगर कम हो ना, उसके दो रीजन हो सकते हैं,
या तो आपने वो वाला जितना भी पार्ट है जिसकी वैल्यू कम हो रही है वो आपने सेल कर दिया, भाई 5 लाख की मशीन थी अब 460 की रह गई, ये भी तो हो सकता है 40 की मशीन आपने बेच दी हो। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उस पार्ट पे क्या लग गया हो, डेप्रिसिएशन। अब इसमें से अज्यूम क्या करें भैया, अभी सुन लो, आप इसको 98% ऑफ द टाइम्स क्या अज्यूम करने वाले हो, डेप्रिसिएशन। मतलब क्या बोल गए सर, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर टेंजेबल एसेट की वैल्यू कम हो भी जाए आप उसको डेप्री नहीं मानोगे। एग्जांपल नंबर 1, लैंड। देखो ये बातें मैं CFI जब कराऊंगा तब भी रिपीट करूंगा, अभी भी रिपीट करूंगा ताकि दो बार आपके दिमाग में घुसे। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर लैंड की वैल्यू 5 लाख से 4 लाख हो रही है ना, आप उसको 1 लाख को हमेशा क्या मानने वाले हो, सेल। ऐसा क्यों? देखो एक बात बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, आपको पता है कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। साथ साथ हमारी जो अर्थ पे जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, वो थोड़ी साथ साथ इंक्रीज हो रही है। इको आपने पढ़ी है, आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जगह की, लैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस भी क्या बढ़ेगा, प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब है लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके और इक्विपमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। मैं लैंड, धरती की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो याद रखना, अकाउंट्स में लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सिखाना चाहते हो? देखो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, बेच सकते हो, सब अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो देखो इतना सा सिखाना है कि अगर आपको लैंड एंड इन्वेस्टमेंट इनकी वैल्यू कम होती नजर आए, आपको हमेशा सेल माननी है। क्या माननी है? सेल। उसके अलावा कोई भी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, XYZ, कोई भी टेंजेबल एसेट है, फर्नीचर है, इनकी वैल्यू आपको कम होती नजर आए, आप उसको क्या मानने वाले हो बेटा? डेप्रिसिएशन। मालूम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सेम पॉइंट मैं CFI में वापस से समझाऊंगा, तो फिलहाल इसकी टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत लेना। अभी बस इतना देखो, आपकी मशीनरी की वैल्यू 40,000 से कम हो रही है, तो इसको आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। क्या लिखेंगे जी? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन। अब भैया अमोर्टाइजेशन कौन से एसेट्स पे लगता है? इनटेंजिबल। ढूंढो सर, हमें दिखा गुडविल दिखी सर, 1 लाख से 80 हो रही है, तो भैया अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल डालो भैया 20,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल अमाउंट डालो बेटा 20,000। अब अगला नाम आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। भाई लॉस तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। अगला नाम आता है इंटरेस्ट। अब बच्चा कहता है भैया इंटरेस्ट तो किसी चीज पे दिख नहीं रहा, कहीं लिखा, तो खुद दिमाग लगाओ, क्या किसी तरीके का लोन आपको नजर आ रहा है जिसपे ब्याज देना चाहिए? अब बच्चे ने ढूंढा, बच्चे ने 2 परसेंटेजेस देखे, एक तो इन्वेस्टमेंट के साथ, उस पे यार उस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, मिलना तो अभी काम की हम बात कर ही नहीं रहे, मिलने की बात तो बाद में आएगी, पहले पेड की बात करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आता है, तो सर बच्चे ने देखा कि भैया 10% डिबेंचर्स आपको गिवन है, जो आपके 2,10,000 से 3,10,000 हो रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूँ, गजब का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नई असम्पशंस आपको सीखने को मिलती है, वो आपको सिखाऊंगा। तो पहले तो इधर आओ, यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लास्ट क्लास में सिखाया था, कोई इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, डिबेंचर्स हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, यहाँ पे ऐड होता है। CFF में क्या होता था? माइनस। अब सुनो, बच्चा कहता है चलो मान ली बात, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करेंगे, मान ली, लेकिन 10% लगाएं किसका? 2,10 का लगाएं कि 3,10 का लगाएं? अब यहाँ पे बेटा 2 अजम्पशंस होती है, मेरी बात ध्यान से, प्यार से, तमीज से सुनना, ये चीजें सारी बाद में काम आएंगी, तो अभी सुनते जाओ। अगर एक बात बताओ, मैं 1 अप्रैल को मेरा एडिशनल लोन कितने का है? 1 लाख का। भैया पहले से 2,10,000 का लोन ले रखा था, अब 3,10 का लोन हो गया, मतलब 1 लाख का लोन मैंने और उठाया। ये 1 लाख का लोन अगर मैंने 1 अप्रैल को लिया होता या 31 मार्च को लिया, तो दोनों सर्कमस्टेंस आपको समझा रहा हूं, फोकस इधर रखना। यहाँ पे भी 1 अप्रैल है, 2,10,000 का मेरा लोन है, मैंने पूरे साल 2,10,000 का लोन चलाया, 31 मार्च को 1 लाख का लोन और ले लिया। अब आज 31 मार्च ही है, आज अगर मुझे ब्याज देना है, मैं पक्का किस पे देने वाला हूं? 2,10 पे। क्यों? पूरे साल आपने 2,10,000 यूज करे, 1 लाख का लोन तो अभी अभी लिया है, तो इस पे काहे का ब्याज? पॉइंट समझ आया? अगर आप 31 मार्च अज्यूम करते हो तो आप 2,10,000 पे ब्याज लगाओ। दूसरा केस, आज 1 अप्रैल है, 2,10,000 का हमने लोन ले रखा है, आज के दिन ही मैंने 1 लाख रुपए लोन ले लिया,
अब पूरे साल लोन चला, 31 मार्च को ब्याज कितने पे दोगे? 3.10 पे, क्योंकि 2.10 का लोन पहले से था। 1 लाख का लोन आपने ईयर के स्टार्टिंग में ले लिया, तो भैया ब्याज तो पूरा कितने पे देना पड़ेगा? 3.10। अब क्या क्वेश्चन ने आपको बताया कि 1 अप्रैल को लिया, 31 मार्च को लिया? ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया। तो भैया यहाँ पे तुम्हारी अजम्पशन है, तुम पे छोड़ रहा हूं। तुम इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली बच्चों का आंसर अलग आएगा, लेकिन सीबीएसई की आंसर की में दोनों आंसर सही माने जाएंगे। आप 21,000 का यहाँ पे डालते हो, 10% है ऑब्वियसली, तो 21,000 का इंटरेस्ट जोड़ते हो वो भी सही है, 31 का जोड़ते हो वो भी सही है। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर चलो सर आपकी बात समझ गए, जब कुछ गिवन ना हो क्वेश्चन में आप किसी पे भी ब्याज लगा दो चलेगा, लेकिन अब ये बताओ ना सीबीएसई किस पे लगाता? अगर सीबीएसई की आंसर कीज होती हैं जो सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स के हिसाब से देता है, उसमें सीबीएसई किस पे लगाता है? तो सर मेरा आंसर रहने वाला है प्रीवियस ईयर पे। तो मैं भी आपको क्या सजेस्ट करूंगा, किसी पे लगा लो, नहीं याद आए किसी पे लगा लो, लेकिन अगर याद रह जाए तो प्लीज किस पे लगाना? प्रीवियस। तो 2.10 का 10% कितना निकल के आएगा इंटरेस्ट? 21,000। बताओ जी कोई डाउट? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, फोकस करके रखो। आई नो थोड़ी सी एनर्जी मेरी आज कम है क्योंकि थोड़ा मेरा गला भी खराब है, थोड़ा फीवर भी है, सो सॉरी, थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अज्यूम आपको चीजें समझ आ रही होंगी, थोड़ी बहुत 19-20 ऊपर से जा रही है, 2 दिन ठीक हो जाने दो, जब बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूरी एनर्जी से वापस आपके लिए चीजें लेके आऊंगा पक्का। आ जाओ आगे चलते हैं। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आओ भाई बात ध्यान से सुनना। रेंट रिसीव्ड आपके क्वेश्चन में है? नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड क्वेश्चन में है? नहीं है। गेन ऑन सेल है? नहीं है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी तो नहीं है, लेकिन एक बच्चा बोलेगा अरे सर हमने परसेंटेज तो किसी के साथ देखा था, हमने देखा था 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है जो आपकी हो रही है, कितने से कितनी हो रही है वो देख लो जरा। 10% इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो आपकी 60,000 से 1,60,000 हो रही है। अच्छा ठीक है, सेम एग्जांपल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को ही एक्स्ट्रा जितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, ये आपने 1 अप्रैल को ही परचेज कर ली होती, आपको ब्याज मिलता है 160 पे। ये वाली इन्वेस्टमेंट आपने 31 मार्च को परचेज की होती, ब्याज मिलता था 60 पे। इसका मतलब क्या है? आज भी क्वेश्चन ने कोई हिंट नहीं दी, तो सेम लॉजिक लगाओ यहाँ पे। प्रीवियस करंट किसी पे भी लगा सकते हो, इस पे भी किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन वही बात है सीबीएसई के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, किस पे लगाना चाहिए? प्रीवियस ईयर पे। तो आओ भाई 10% 60,000 का 6,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या करोगे आप? माइनस सब्ट्रैक्ट करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगली हेडिंग पे आओ बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आओ भाई टोटल निकालते हैं फटाफट से, बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको खत्म करते हैं फिर क्लास को एंड करूंगा। 40, 20, 21 माइनस 6,000, लिखो बेटा टोटल 2,55,000 आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट हेडिंग आओ मेरे साथ साथ, प्लस करंट एसेट का डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, माइनस करंट एसेट का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज। चलो एक एक चीजें पढ़ूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक पॉइंट और आना है अच्छा इस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ बेसिक रहने वाला है। चले अच्छे पॉइंटर्स ऑलमोस्ट आगे चले गए, एक पॉइंट और अच्छा आएगा, बाकी सब कुछ सेम। चलो स्टार्टिंग से पढ़ा हूं, नाम सुनते जाना। जनरल रिजर्व डन, सरप्लस इन पी&एल डन, 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आते नहीं उसका इंटरेस्ट डन। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है सर, ट्रेड पेबल देखो जरा बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही है, 11 लाख से बढ़ रही है, तो प्लीज यहां लिखते हैं ट्रेड पेबल 11 लाख। आगे चलो भाई फटाफट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या इसके अंदर आएगा? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट तो होता है, तो उसका इंक्रीज डिक्रीज दिखाना चाहिए। अब देखो अगर आपको याद है पहली क्लास में सिखाया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 4 नाम आते हैं और इनका आंसर रहता है नो फ्लो ऑफ कैश। मेरा पैसा कैश से बैंक में जाए, बैंक से कैश में आए, करंट इन्वेस्टमेंट में लगे, वहां से आ जाए, कुछ हो, अगर इन चारों में आपका पैसा घूमता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आंसर क्या रहता है? नो फ्लो। जब नो फ्लो है, पैसे का फ्लो ही नहीं है, तो भैया एक्टिविटी में कैसे डिवाइड करोगे? एक्टिविटीज में वो चीजें डिवाइड होती है जिसमें कैश का फ्लो हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है नो फ्लो, आपको एक्टिविटी में डालने की जरूरत नहीं है, इसका इंक्रीज डिक्रीज आप नहीं लोगे। डाउट? मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है सीएफओ का, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके हर एक पॉइंटर्स पे ध्यान देना। एक बारी में ना समझ आए यहाँ पे ब्रेक ले लेना, इस क्वेश्चन से पहले वापस से इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है। चले जी आगे, आगे चलो भाई।
नेक्स्ट गुडविल डन है, मशीनरी डन है, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डन है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू सर बढ़ती नजर आ रही है मुझे 185 से, तो लिखो इन्वेंट्रीज 1,85,000 नेगेटिव में आएगा सर, नेगेटिव में डाल दो 1,85,000। चले आगे चलो जी। नेक्स्ट सर गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो कई लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्रोविजन की फैमिली ऐड करवाते हैं, मेरे वाले नोट्स में भी प्रोविजन वहीं पे कोई प्रोविजन हो ऊपर आना चाहिए, लेकिन इसके दो तरीके हैं बेटा। यार एक बात बताओ, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन से प्रोविजन में सीखा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? सर जहां तक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आते हैं और वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो बेटा आप इसका इंक्रीज डिक्रीज भी देख सकते हो। जो बच्चा प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन कोई भी कैसा भी प्रोविजन हो, डेप्रिसिएशन पे हो, आपका डाउटफुल डेट्स पे हो, उसका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ट्रीटमेंट करना चाहता है कर सकता है। लेकिन इजी क्या है भाई, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में मैंने आपको सिर्फ 4 नाम याद कराया ना, डेप्री, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल और इंटरेस्ट ऑन लोन। उन 4 के अलावा 5वां याद ही मत करो। कोई प्रोविजन आए इंक्रीज डिक्रीज दिखा दो ना। देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, आपका इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, लिखो यार करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 से क्या हो गया इंक्रीज। आप बच्चा उस यहां जाते यहां भी तो प्लस ही करते हो, देख लो प्लस करते ना प्रोविजन को, यहां भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो सजेस्ट ये करूंगा ज्यादा नाम ऊपर के लिए मत याद करो, आप परेशान होगे। 4 नाम ही उसमें याद रखो, डेप्री, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सब करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज। आखिरी नाम पे आता हूं बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 11,000 से इंक्रीज हो रहे हैं 11 लाख से, तो प्लीज आओ। ट्रेड रिसीवेबल आपके करंट एसेट 11 लाख से इंक्रीज मतलब नेगेटिव। अब अपना आंसर निकाल देते हैं जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से CFO आपका निकल के आ गया। आओ भी टोटल 255 प्लस 11 लाख प्लस 50,000 माइनस 185 और माइनस 11 लाख। लिखो भाई अपना आंसर 1,20,000 पॉजिटिव, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका 1,20 आ गया। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन की थोड़ी समझ दे देता हूँ, मेरी एनर्जी काफी कम रही है इस क्वेश्चन में, मेरे को दिख रहा है क्योंकि आवाज नहीं आ रही गले से भाई, बहुत दिक्कत है, लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार रिपीट करते हैं। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,30 आया, करंट माइनस प्रीवियस ईयर, माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ 1,30, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50, 1,80 यहाँ पे आया, 1,80 हमने यहाँ चेपा, कोई दिक्कत। अब पहला नाम डेप्रीसिएशन, आपने देखा एक टैंजेबल एसेट था मशीन जिसकी वैल्यू कम हो रही थी, तो डेप्री ऑन मशीन 40, गुडविल उसकी वैल्यू कम हो रही थी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 20। आपने आज का स्पेशल पॉइंट सीखा कि सर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, वो तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, किस पे लगाऊं, 2/10 पे कि 3/10 पे? जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो आप किसी पे भी लगा सकते हो, सजेस्टेड मेरी और CBSE की तरफ से ये रहेगा प्रीवियस ईयर पे लगाओ, तो 10% लगाया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 21। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट 60,000 से 61 हो रही थी, ब्याज किस पे दिखाएं, तो भैया प्रीवियस पे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 माइनस आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 255 के, कोई दिक्कत। प्रोविजन की बात बता देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई भी प्रोविजन डाउटफुल डेट्स हो, डिस्काउंट हो, डेप्रिसिएशन हो, आप उसको यहां भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है करो, लेकिन नहीं करना चाहते आप उसको नीचे करंट लायबिलिटी में इंक्रीज भी दिखा सकते हो। बाकी करंट एसेट लायबिलिटीज का इंक्रीज देखा, एक ही पॉइंट था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो भले ही करंट एसेट हो उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता क्योंकि उसका आंसर नो फ्लो ऑफ कैश है, इसलिए उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन समाप्त, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस पूरी क्लास में खत्म। सो सॉरी एनर्जी लेवल थोड़े कम रहे हैं, लेकिन थैंक यू, आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।